अद्वैत अपने केबिन में खामोशी से बैठ बार बार दूरबा के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे क्या? इसलिए कल रात तुमने मुझे अप्रोच किया? फीका सा मुस्कुराकर। और मैं सोच रहा था कि शायद तुम सच में सॉरी फील कर रही हो जो तुमने किया। बट आई एम टोटली रॉन्ग मिसिज। तुम्हें तो पैसे चाहिए थे। अद्वैत मन ही मन सोचता हुआ बोला। सो स्टूपिड आई एम मिसेज। कि सब जानते बूझते भी मैं अनाड़ी बन जाता हूँ। तुम्हारी बातों को फौरन भूल जाता हूँ और हमेशा तुम्हें मौका दे देता हूँ खुद को हर्ट करने का। पर अब और नहीं। अब अगर तुम्हें ये गेम खेलना है तो चलो इसे ही खेलते हैं मिसिज। कहते हुए अद्वैत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उधर दूरबा अपने केबिन में बैठी हुई एक टक हाथ में पकड़े उस चेक को देख रही थी जो अद्वैत ने कल रात की कीमत लगाकर उसे दिया था। उसने धीरे से पेन उठाया और उसमें अमाउंट भर दी। आंखों से आंसू जो अब तक गालों को चूम रहे थे उन्हें बड़ी ही बेरहमी से पोंछ डाला। अद्वैत की बात ने उसे अंदर तक तोड़ सा दिया था। ठीक है, अगर वह ये समझ रहा है कि उसने रात की कीमत लगाई। हाँ ठीक है ना, कि उसके सच्चे जज्बातों को उसने लम्हे भर में झूठा साबित कर दिया था। हाँ ठीक है ना, कि वह नहीं देख पाया उसकी आंखों में अपने लिए प्यार जो वह उससे करती थी। न कभी पहले कहा था उसने कि वह उससे प्यार करती है और न आज कहने की हिम्मत थी। डर था कि कहीं वह उसकी फीलिंग्स का मजाक ना बना दे। जानती थी ना वह कि अद्वैत जिससे प्यार करता था वह वो तो नहीं थी। तो ठीक है ना, फिर समझे उसे जो समझना है। और ये चेक, बीवी होने के नाते ये तो हक था उसका। हाँ उसका हक। दूरबा खुद को ही समझा रही थी। पर दिल में जो दर्द था वह ज्यों का त्यों था। तेज तेज रोने का मन कर रहा था ताकि अपना दर्द आंसुओं में बहा सके। न जाने कैसे उसने खुद को रोका हुआ था, वह ही जानती थी। अपनी चेयर से उठी और चेक लेकर सचिन जी के केबिन में आ गई। सचिन जी फाइल्स पढ़ने में लगे हुए थे। दूरबा, चेक दिया है अद्वैत ने, कहते हुए उसने चेक टेबल पर रख दिया। सचिन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फौरन उस चेक को उठाया। 10 करोड़ अमाउंट देकर उन्होंने चैन की सांस ली। इस एक चेक से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे मुझे तो पता था कि दामाद जी मना नहीं करेंगे। मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोलना और कहना कि जल्दी वह ये पैसे वापस लौटा देंगे। सचिन जी ने कहा तो दूरबा ने बस गर्दन हिला दी। चाचा, माँ से मिलने जाना है तो क्या चली जाऊं? शाम को चलना, मैं भी साथ चल पड़ूंगा। चाचा, आप बाद में मिल लीजिएगा, अभी मेरा काफी मन है। अच्छा ठीक है, जा तू। सचिन जी ने कहा तो दूरबा वहां से निकल अपने केबिन में आ गई। सारा सामान समेटा और अपना पर्स उठाकर पार्किंग में आ गई। गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी पार्किंग से निकालकर रोड पर दौड़ा दी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वह दिल्ली आ चुकी थी। इंडिया गेट से होते हुए उसने अपनी गाड़ी लाल किले के पीछे वाले हाईवे की ओर मोड़ लिया था। कुछ देर बाद ही उसने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी। अपना पर्स और कुछ फ्रूट्स जो उसने रास्ते में सफल से लिए थे उन्हें लेकर उस बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विजिटर? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। जी, आपका विजिटर कार्ड? 1 मिनट, कहते हुए उसने एक छोटा सा कार्ड अपने पर्स से निकाला और उसे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर लिखी इंफॉर्मेशन को अपने रजिस्टर में लिखा और दूरबा को अंदर जाने के लिए कह दिया। मिसेस रोशनी मलिक। अंदर आने के बाद दूरबा वहां खड़ी एक नर्स से बोली तो वह नर्स उसे लेकर एक कमरे के बाहर आ गई। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। दूरबा ने जबरदस्ती वाली मुस्कान चेहरे पर लाई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। यह एक मेंटल आइसलम था। दूरबा जैसे ही अंदर आई, वहीं मौजूद बेड पर रोशनी मलिक गुमसुम सी बैठी थी। एक एक्सीडेंट में रोशनी मलिक ने अपने पति को खो दिया था। पति के जाने का सदमा ऐसा लगा कि फिर वह उससे कभी उभर ही नहीं पाई। फिर परिस्थितियां इस तरह बनी कि उन्हें एडमिट करवाना पड़ा। सालों से वह यहीं पर ही रह रही थी। दूरबा अक्सर उनसे मिलने आती रहती थी। मम्मा, दूरबा उनके पास आई तो रोशनी मलिक ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। वह दूरबा को फौरन पहचान गई थी।
उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। परी, परी तुम आ गई। तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी ना? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो ना। मेरा ना मन नहीं लगता यहाँ। मुझे बाहर घूमना है। ये लोग बुरे हैं, मुझे दवाई देते हैं बहुत सारी, इंजेक्शन भी लगाते हैं। दर्द होता है मुझे बहुत। प्लीज तुम मुझे लेकर चलोगी ना परी? दूरबा से मैं शिकायत कर रही थी, पर उनकी बात सुनकर दूरबा की आंखें नमसी हो गई थी। पर उसने फौरन खुद को संभाल लिया था। वह उनके पास ही बैठ गई। अरे, मैंने कहा था ना आपको कि हमारा घर तेज तूफान में टूट गया है। अभी हम उसे बना रहे हैं। जब पूरा बन जाएगा ना, तो मैं आपको लेकर चलूंगी। फिर कभी आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, दूरबा ने कहा। अच्छा, रोशनी मलिक ने सोचते हुए कहा। हाँ मम्मा, आपको पता है, मैंने ना आपका एक बड़ा सा कमरा बनवाया है, जिसमें आपका एक बड़ा सा बेड, बड़ा सा टीवी सब होगा। सच में? दूरबा की बात सुनकर रोशनी मलिक काफी खुश हो गई थी। आपकी दूरबा आपसे झूठ थोड़ी बोलेगी। दूरबा ने प्यार से उनके माथे को चूम लिया। देखिए, मैं आपके लिए आपके फेवरेट फ्रूट्स लेकर आई हूँ। वाह, ऑरेंज और बनाना भी है, स्ट्रॉबेरी भी। ये सब देखकर ही रोशनी मलिक बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी थी। दूरबा बस मुस्कुरा दी। 10 मिनट बाद जब नर्स आई, दूरबा जाने के लिए खड़ी हो गई, तो रोशनी जी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ ना परी, ये लोग मुझे फिर से वो कड़वी दवाई देंगे और फिर इंजेक्शन भी लगाएंगे। मुझे घर जाकर आपका कमरा बनवाना है ना, और अभी हमारा घर भी नहीं बना है, तो मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती ना। अभी मैं अगली बार आऊंगी तो पक्का आपको अपने साथ लेकर चलूंगी। पक्का? ठीक है। नहीं, तुम हर बार यही कहती हो। तुम मुझे नहीं लेकर जाती हो। लेकर चलूंगी मैं आपको, पक्का। दूरबा की आंखें नम पड़ गई थी और गला रुन चुका था। नर्स ने रोशनी जी का हाथ दूरबा के हाथ से खींचा और दूरबा की तरफ देखकर बोली, प्लीज आप चले जाइए। दूरबा ने पनीली आंखों से रोशनी मलिक को देखा और वहां से फौरन निकल गई। वहीं पीछे से रोशनी मलिक चिल्लाती रह गई। दूरबा वहां से बाहर निकली और सीधा गाड़ी में बैठ गई। अब उसका दिल और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी थी। शाम हो चुकी थी, दूरबा भी घर आ गई थी। पर जब से वह घर आई थी, तब से ही वह अपने कमरे में बैठी थी। वह भी कई बार कमरे तक जा चुकी थी, पर दरवाजा खटखटाने की हिम्मत उसने नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वह उससे डरती थी, बस उसके लिए जो फिक्र थी, वह उसे दिखाना नहीं चाहती थी। आज अद्वैत भी जल्दी घर आ गया था। सबने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आने के बाद अद्वैत बेड पर बैठ गया था, कोई नॉवेल लेकर। उसे फ्री टाइम में नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था। दूरबा जब से रोशनी जी से मिलकर आई थी, तब से ही उसका मूड कुछ सही नहीं था। चेहरा मुरझाया सा हो गया था। वह भी बैठ के सिरहाने से टेक लगाए बैठी थी। दोनों की मौजूदगी भी वहां की शांति को भंग नहीं कर पा रही थी। अद्वैत बीच बीच में उसकी तरफ नजरें उठाकर देख ले रहा था। वह वैसे ही बैठी थी। पूछना चाह रहा था कि क्या हुआ, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। परेशान हो इसलिए कि तुम उन 10 करोड़ रुपए का क्या करोगी? अद्वैत ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। दूरबा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वैसे तुमने जो मेरे साथ सौदा किया, उसमें मैं घाटे में हूँ। एक रात की इतनी ज्यादा कीमत? दूरबा ने अजीब से दर्द के साथ उसे देखा। सौदा? क्या सच में वो सौदा था? पर उसने नहीं किया। उसने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो गलत समझ रहा था, हमेशा की तरह। आज भी उसे गलत ही समझ आ रहा था। क्या चाहते हैं आप? साफ शब्दों में ही पूछ लिया था कि कुछ देर तक वहां शांति छा गई थी। अपनी कीमत तो मैं वसूल कर ही लूंगा, पर फिलहाल निकलो यहाँ से। व्हाट? सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? हैरानी से दूरबा ने कहा। जिसके कहे पर चलती हो उसके पास जाओ, पर यहाँ नहीं। अद्वैत ने बिना किसी भाव के कहा और वापस से अपनी नजर नामिल में गड़ा ली। दूरबा ने बेबसी से उसे देखा और फिर अपने नाइट गाउन के सर की रॉ को बांधते हुए वहां से निकल गई। अद्वैत खामोशी से बैठा रहा। दूरबा वहां से निकल कर नीचे आई और हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई।
चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। हद थी इस इंसान की भी। रात में कोई अपनी बीवी को कमरे से निकालता है क्या? अरे दूरबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूरबा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़कर देखा तो वहां भावना जी खड़ी थी। आंटी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोने नहीं गई क्या? भावना जी उसके पास आकर बैठ गई। गई थी, वह उदास होकर बोली। तो अद्वैत ने कमरे से निकाल दिया। दूरबा ने जैसे ही ये कहा, भावना जी मन ही मन मुस्कुरा दी। बदतमीज तो वो है ही शुरू से। दूरबा की आंखें फिर से भर आईं। वह उनके गले से लक्कर से सकने लगी। भावना जी उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, वो तुमसे प्यार थोड़ी करता है जो उसे तेरी कदर होगी। वो विद्युत नहीं है जो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। अद्वैत है वो। खून ही गंदा है उसका। तुम क्या आंसू बहा रही हो उसके लिए? दूरबा कुछ नहीं बोली, बस सिसकती रही। भाई रेलिंग के पास खड़ा अद्वैत काफी गुस्से में लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी। माथे की नसें तक तन गई थी। कानों में भावना जी का आखिरी जुमला गूंज रहा था। खून ही गंदा है उसका। क्या वाकई? दूरबा, वह गुस्से में चिल्लाया। दूरबा और भावना जी दोनों ने थोड़ा चौंकते हुए आवाज की दिशा में देखा। दूरबा की आंखों में अब आंसुओं की जगह डर ने ले ली थी। अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और गला अचानक सूख गया था। अभी के अभी ऊपर आओ, अद्वैत कहकर कमरे में चला गया। पर भावना जी उसकी जलती नजरों से छुपी नहीं थी। डर तो उन्हें भी था कि कहीं वह अगली सुबह ही उनका यहाँ से बोरिया बिस्तर ना उठवा दे। जी, बस इतना ही बोल पाई थी और जल्दी से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। भावना जी उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। भाई दूरबा जैसे ही कमरे में आई, अद्वैत ने फौरन दरवाजे की लॉन्च को बंद किया और गुस्से में दूरबा का जबड़ा पकड़कर उसे दरवाजे से सटा दिया और दूसरे हाथ से उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। दूरबा दर्द के मारे बिलक उठी। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। बहुत जुबान चल रही है, वह अपने दांतों को पीसता हुआ बोला। मैंने कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, पर सुन तो रही थी ना? अद्वैत ने और दबाव बनाया। दर्द हो रहा है मुझे, वह दर्द में छटपटाती हुई बोली। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। दूरबा खुद को अद्वैत की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। विद्युत, विद्युत जैसा डिजर्व करती हो तुम। अचानक उसने उसे छोड़ दिया और हल्का मुस्कुराकर बोला। दूरबा खुद को संभालने लगी थी। अगर विद्युत आज सही होता तो तुम उससे शादी करती, है ना? दूरबा के चेहरे को ऊपर करते हुए, उसके बच्चे पैदा करती, उसके घर को संभालती। अद्वैत की बातों में साफ जलन झलक रही थी। हाँ, करती उसके बच्चे पैदा। हाँ, संभालती उसका घर। तो आपको क्यों जलन हो रही है? दुर्बा गुस्से में बोली। उसे नहीं समझ आता था उसका बिहेवियर। उसकी गलती ना होते हुए भी वह हमेशा उसे ही हर्ट करता था। तो करना उसके बच्चे पैदा। कहते हुए गुस्से में अद्वैत ने उसे बेड की तरफ धक्का दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अचानक मिले अद्वैत के धक्के से दूरबा खुद को संभाल ना पाई। उसका कंधा बेड के सिरहाने के कोने से लगा और वह बेड पर गिर गई। आह! दूरबा अपना कंधा पकड़कर मचल उठी थी। आंखें बंद थी, पर आंसू झरझर बहने लगे थे। सारा जहां का दर्द मानो चेहरे पर सिमट आया था। शायद कंधे पर चोट लगी थी। अद्वैत गुस्से में वहां से निकलकर सीधा अपने ऑफिस आ गया था। पूरा ऑफिस खाली था। हर तरफ अंधेरा ही था। वह चलकर अपने केबिन में आकर बैठ गया। दूरबा की बात सोच सोचकर दिल जल रहा था उसका। ड्रॉर से सिगरेट निकाली और जला ली। उंगलियों के बीच सिगरेट फंसाकर उसके उड़ते धुआं को एकटक देख रहा था। हाँ, वो उससे ही प्यार करती थी। विद्युत भी उससे बहुत प्यार करता था। तो फिर वह बीच में क्यों था? प्यार तो उसने भी किया था ना। माना एक तरफा था, पर प्यार था। आज भी था। पर उसके सामने उसे वह अपने गुस्से के पीछे अक्सर दबा जाता था। दिमाग अतीत और वर्तमान में उलझ कर रह गया था। दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ करवा रहा था। अभी उसे कुछ देर हुई ही थी कि बाहर से उसे कुछ आहट आई। ऑफिस तो खाली है, तो फिर कौन है बाहर? अद्वैत अचानक सतर्क हो गया था। शायद कोई चोर। वह धीरे से अपनी चेयर से उठा और टेबल पर रखा फ्लावर वास उठा लिया। अद्वैत जैसे ही अपने केबिन से बाहर आया, उसे सामने वह खड़ी दिख सी गई। थोड़ी डरी सी, सहमी सी।
दोनों ने एक दूसरे को देखकर चैन की सांस ली। अलारा, डरा ही दिया था तुमने तो। अद्वैत ने हाथ में पकड़ा फ्लावर वास वहीं टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी सर, मेरा इंटेंशन आपको डराने का बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट आपके केबिन से आती आवाज़ों को सुनकर मुझे लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। अलारा ने बहुत ही सहजता से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। खैर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अद्वैत ने उसकी ओर गौर से देखा। एक्चुअली सर, नेक्स्ट मंथ फैशन वीक के लिए जो मॉडल्स डिसाइड हुई थी उनमें से दो मॉडल्स का नेटिव अमेरिका है। टाइम प्रॉब्लम, दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ। अभी एक के साथ मीटिंग हो गई है और एक के साथ और रहती है, अलारा ने कहा। गुड, अद्वैत हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम एक काम करो, यहीं मेरे केबिन में आ जाओ। श्योर सर, अलारा मुस्कुराकर बोली और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने केबिन में अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। मैं आई कम इन सर? अद्वैत ने गर्दन हिला दी। लारा अंदर आई और अद्वैत के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसने अपने लैपटॉप को टेबल पर रखा और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद अद्वैत वहां से उठकर बालकनी में आ गया और वहीं रखी चेयर पर बैठ गया। इस वक्त दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, जिसे शांत करने के लिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी पुश्त पीछे चेयर से लगा दी। आराम करना चाहता था, पर अतीत की बातें उसे कहाँ आराम लेने दे रही थी। एक बार फिर से घूम फिरकर उसके जहन पर अतीत की बातों ने कब्जा कर लिया था। चाची, विद्युत कहाँ है? 17 साल के अद्वैत ने अपनी चाची भावना जी से पूछा, जो हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। क्या करना है? उसके पास मेरी नोटबुक है और मुझे भी स्कूल का काम करना है, अद्वैत ने कहा। बाहर गया है, रूखे से अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले उसे ऊपर जाते देखा था, अद्वैत ने मासूमियत से कहा। हाँ, तो स्कूल का काम कर रहा है, तेरे की तरह फारिग नहीं घूमता। खुद तो पढ़ना नहीं है। अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसे खेलने ले जाएगा, भावना जी ने गुस्से में कहा। मैं उसे नहीं लेकर जाता, बल्कि वह मुझे लेकर जाता है खेलने के लिए। कहते हुए अद्वैत ने भावना जी को घूरा और मुंह बनाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नालायक कहीं का, भावना जी ने कहा और वापस अपना ध्यान टीवी पर केंद्रित कर दिया। अद्वैत ऊपर आया और विद्युत के कमरे की तरफ बढ़ गया, पर दरवाजे पर आते ही उसके कदम वहीं ठिठक से गए। विद्युत की आवाज के साथ किसी लड़की की आवाज भी उसके कानों में पड़ी थी। अद्वैत ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो दूरबा अपने घुटनों के बल बैठी थी। उसके सामने ही विद्युत मुस्कुराकर उसे देख रहा था। दूरबा ने विद्युत का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो दरवाजे पर खड़े अद्वैत के सीने में किसी सुई सी चुभी थी। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विद्युत। आज से नहीं, बल्कि पहली नजर से ही। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी तक कल्पना नहीं कर सकती। 7 जन्मों का वादा नहीं करती, क्योंकि ये बात काफी फिल्मी हो जाएगी। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये दूरबा मरते दम तक सिर्फ तुम्हें ही चाहती रहेगी। सिर्फ तुम्हें ही विद्युत, दूरबा ने कहा तो विद्युत उसके पास ही बैठ गया और उसे अपने गले से लगा लिया। मी टू माई लव, विद्युत ने कहा। उस पल में अद्वैत का दिल जैसे खटकर रह गया था और आंखें डबडबा सी गई थीं। अंदर जाने की हिम्मत तो अब उसमें बिल्कुल नहीं बची थी। उसने चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद किया और वहीं से ही वापस चला गया। बेचैन दिल और तेज सांसों के साथ उसने अपनी आंखें खोल दी और सही से उठकर बैठ गया। आंखें जलने लगी थी, आंसू बाहर आने को आतुर थे। उसने अपने होठों को आपस में भींच लिया और अपना चेहरा ऊपर कर लिया, ताकि उसकी आंखों से एक भी आंसू न छल गए। लेकिन कमबख्त ये आंसू कहाँ उसके बस में थे। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो बिना इजहार के शुरू होती हैं और बिना बताए खत्म। और तकलीफ तो तब होती है जब आप किसी से उसकी शिकायत भी नहीं कर सको। अद्वैत ने धीरे से अपने आंसुओं को साफ किया और उठ खड़ा हुआ। एक दो लंबी लंबी सांसें ली, खुद को नॉर्मल किया और वापस अंदर आ गया। अलारा शायद मीटिंग अटेंड कर रही थी। वह खामोशी से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया कि तभी उसकी नज़र अपने फोन पर गई। वो टेबल पर रखा हुआ वाइब्रेट कर रहा था, जिस पर भाभी का कॉल आ रहा था, पर फोन साइलेंट होने की वजह से रिंग की आवाज नहीं आई। उसने अपने फोन को उठाया, लेकिन कॉल कट गई थी।
5 मिस्ड कॉल की नोटिफिकेशन स्क्रीन पर पॉपअप हो रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर बिना देरी किए उसने सीधा भाभी को कॉल लगाया। एक दो रिंग जाने के बाद भाभी ने कॉल रिसीव कर लिया था। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? भाभी फौरन बोली, ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं और चाचा दूरबा को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। प्लीज आप भी आ जाइए। भाभी ने परेशान होकर कहा कि अद्वैत का दिल धक से हुआ। वह अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, क्या क्या हुआ उसे? डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे, लेकिन आप जल्दी आ जाइए। कहते हुए भाभी ने फोन रख दिया था। अद्वैत जल्दी से अपनी चेयर से उठा और अलारा की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा काम हो जाए तो सेफ्टली घर चली जाना। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इट्स ओके सर, आप जाइए, अलारा ने सहजता से कहा। अद्वैत हड़बड़ी में वहां से निकल गया। अद्वैत बड़ी ही हड़बड़ी में हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने वापस भाभी को कॉल लगाया। हेलो भाभी, किस तरफ हो तुम लोग? उसने सीधा ही सवाल किया। भाई, फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 102 में है। ठीक है, मैं बस आता हूँ। कहते हुए अदरत ने कॉल काट दी और फोन को वापस अपनी पॉकेट के हवाले कर दिया और भाभी के बताए गए रूम की तरफ बढ़ गया। वह रूम आया तो उसे भाभी और संजय रघुवंशी बेंच पर बैठे हुए दिख से गए। वह उनके पास ही आ गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए बहुत ही सहजता से कहा, क्या हुआ है उसे? मैं आपको बाद में सब बताती हूँ भाई, पहले एक बार डॉक्टर को आने दो। भाभी ने नाराजगी से अद्वैत की ओर देखकर कहा। उसका जवाब सुनकर अद्वैत खामोशी से खड़ा रहा और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगा, जबकि इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर बाहर आए तो भाभी फौरन खड़ी होकर उनके पास आई और काफी जल्दीबाजी में उनसे सवाल किया, अब वह कैसी है डॉक्टर? अब तो ठीक है, मैंने पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ा रुककर उसके शोल्डर पर इंजरी आई है। हमें डर है कि कहीं कोई हड्डी वगैरह ना टूट गई हो, जिसके लिए हमने एक्सरे भी करवाया है। शायद कुछ देर बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी, तभी हम आगे कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि वह अब करीब 1 महीने तक अपने राइट हैंड से कोई काम नहीं कर पाएगी। उन्हें प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तभी वह रिकवर हो पाएंगी। बाकी अगर हड्डी वगैरह का कोई चक्कर होगा तो शायद लंबा टाइम जाएगा। कहते हुए डॉक्टर खामोश हो गए। जी डॉक्टर, डोंट वरी। भाभी बस इतना ही बोली। डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भाभी संजय जी की ओर देखकर बोली, चाचा जी, अब आप घर चले जाइए। मुझे नहीं लगता कि कल सुबह से पहले दुर्गा को डिस्चार्ज मिलेगा। मैं और भाई हैं यहाँ। भाभी की बात सुनकर संजय जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भाभी ने अद्वैत की ओर देखकर कहा, आइए भाई, बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ था? अद्वैत उसके पास बैठ गया। ये तो मुझे पूछना चाहिए कि हुआ क्या? भाभी ने अपनी भौहें तान कर उससे सवाल किया, जिसके जवाब में अद्वैत की ओर से सिर्फ खामोशी मिली थी। वह अपने दोनों हाथों को आपस में गूंदे बैठ गया, बस एकटक फर्श को देख रहा था। भाई सुनो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूरबा के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। भाभी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पानी खत्म हो गया था तो वह लेने किचन में गई थी। किसी की दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। दिशा आपके कमरे की ओर की ही थी, तो मैंने ऊपर आकर देखा, आपके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आकर देखा तो दूरबा बेड पर लेटी दर्द में रो रही थी। उसने कसकर अपने कंधे को पकड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। कंधे से कपड़ा हटाकर देखा तो पूरा कंधा नीला पड़ चुका था। उसे लेकर मैं चाचा जी के साथ हॉस्पिटल आ गई थी, भाभी ने कहा और चुप सी हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर अब तक अद्वैत को भी शायद सारी बात समझ आ गई थी। शायद उसी के मिले धक्के की वजह से दूरबा को चोट आई थी। ये सब समझ कर ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरा था उसका इस वक्त। भाई, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि दुर्बा ने आपको हमेशा हर्ट किया। इनफैक्ट वह आज भी आपको हर्ट कर देती है। बट भाई, इसका मतलब यह नहीं कि आप उस पर हाथ। बोलते हुए उसने थोड़ा ब्रेक लिया। भाई, उसकी बात सुनकर अद्वैत की भौहें तन चुकी थी, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। चाहे लाख शिकायतें हैं उसके साथ आपकी, बट भाई, आज उसे यूं देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
एक लड़की होने के नाते। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम। तो ऐसे अब उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने उसकी बातों को ही बीच में काट दिया और काफी गंभीरता के साथ बोला। भाई भाभी जो अपनी धुन में ही बोले जा रही थी, अचानक वह रुक सी गई थी। उसने जो आज देखा उसे देखकर वह गलत समझ रही थी अद्वैत को। तुम्हें क्या मैं इतना गिरा हुआ नजर आता हूँ? भाई ऐसी बात नहीं है। शट अप भाभी। बचपन से जानती हो तुम मुझे, फिर भी ऐसी बातें। अद्वैत ने कहा। फिर भाभी आगे कुछ कह ही नहीं पाई। एक्सरे की रिपोर्ट शायद आ गई होगी। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तब तक तुम दूरबा के पास जाओ। अद्वैत ने अपनी भारी आवाज में कहा और वहां से उठकर चला गया। अद्वैत के जाने के बाद भाभी ने उदास सी नजरों से अद्वैत जिस दिशा में गया था उस तरफ देखा और फिर अपना सिर झटक कर उठी और अंदर दूरबा के पास आ गई। दूरबा चुपचाप लेटी हुई एकटक सीलिंग को देख रही थी। भाभी उसके पास आई और उसके हाथ पर हाथ रखकर धीरे से बोली। अब कैसा लग रहा है? हाँ ठीक हूँ। दर्द नहीं है। शायद डॉक्टर के पेन किलर का असर है। दूरबा ने भाभी की ओर थोड़ा चौंकते हुए देखा और फिर खुद को नॉर्मल कर कहा। डोंट माइंड दूरबा, लेकिन मुझे जानना है कि क्या हुआ था। भाभी ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख हल्का सा दबाव बनाया। उसकी बात सुनकर दूरबा की आंखें डबडबासी गईं और उसी के साथ चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई थी। अद्वैत का गलती से धक्का लग गया था और मेरा शोल्डर बैठ के ग्राउंड से लगा और कुछ नहीं हुआ था। दूरबा ने खुद के जज्बातों को जाहिर नहीं होने दिया था। एकदम नॉर्मल से अंदाज में कहा, मानो कोई बड़ी बात हुई ना हो। ओह, मुझे लगा कि। थोड़ा रुकी। खैर सुबह तक यहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुमको अपने राइट हैंड से बिल्कुल काम नहीं करना है। इनफैक्ट अपने राइट हैंड को बस आराम देना है। भाभी ने ज्यादा ध्यान ना दिया था। हाँ कहते हुए दूरबा एक बार फिर से सीलिंग को देखने लगी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल के उस वीआईपी रूम में इस वक्त दूरबा आराम से बेड पर सो रही थी। वहीं कमरे में मौजूद सोफे पर भाभी सीने तक कंबल ताने बेफिक्र सोती नजर आ रही थी। अद्वैत उधर ही रखी एक कुर्सी पर बैठा हुआ एकटक सोती हुई दूरबा को देख रहा था। कमरे की लाइट्स बंद थी, लेकिन खिड़की से चांद की रोशनी चढ़कर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। दूरबा का चेहरा इस वक्त चांदी सा चमक रहा था, जो अद्वैत की आंखों को अजीब सी ठंडक पहुंचा रहा था। अद्वैत का चेहरा इस वक्त भी एक्सप्रेशन लेस ही था। वही दूरबा ने नींद में ही करवट ली कि सहसा उसके मुंह से आ निकली। उसने नींद में ही अपने कंधे को पकड़ लिया। अद्वैत फौरन उठकर उसके बेड के पास आया। उसने धीरे से अपना एक हाथ दूरबा के सर के नीचे किया और उसे सही से सीधा लेटा दिया और फिर हल्के हाथों से उसके कंधे को सहलाने लगा। दूरबा को आराम मिला तो वह वापस गहरी नींद में चली गई और शायद कुछ दवाइयों का असर भी था। अद्वैत उसके पास ही चेयर खींचकर बैठ गया। उसने धीरे से दूरबा का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने होठों से चूम लिया। एकाएक आंखों में हल्की नमी तैर गई थी, जिसे उसने फौरन पोंछ डाला था। उसने अपना सिर बेड पर टिकाया और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूरबा के बारे में सोचता हुआ ही वह नींद में जा चुका था। करीब 6 बजे जब दूरबा की आंख खुली, सबसे पहले उसकी नज़र अद्वैत पर ही गई थी, जो आराम से सो रहा था। उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जो दूरबा को काफी अजीब लगा था। उसने धीरे से अपना हाथ निकालना चाहा, पर अद्वैत ने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि निकाल नहीं पाई थी। दूरबा के चेहरे पर झुंझलाहट सी दिखने लगी। उसने भाभी को देखा, जो अभी भी सो रही थी। बहुत ही धीरे से उसने उसे आवाज लगाई। भाभी। भाभी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी, लेकिन अद्वैत की नींद जरूर टूट गई थी। वह सही से बैठ गया और दूरबा की ओर देखा। दूरबा भाभी की ओर देख रही थी। अद्वैत ने अपनी नॉर्मल सी आवाज में पूछा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वॉशरूम जाना है? अद्वैत की बातों को बीच में ही काटते हुए दूरबा धीरे से बोली। अद्वैत ने 1-2 सेकंड उसे देखा, फिर फौरन बोला, मैं ले चलता हूँ। नहीं। अद्वैत की बात सुनकर दूरबा तुरंत बोली। अद्वैत की भौहें तन गईं। दूरबा ने धीरे से अद्वैत की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव गंभीर थे। उसने जल्दी से अपनी बात को ठीक किया। मेरा मतलब है कि मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अद्वैत के भाव कुछ ढीले पड़ गए थे। उसने बस गर्दन हिला दी। हाँ। दूरबा धीरे से बोली, क्या?
अद्वैत को समझ नहीं आया। मेरा हाथ, कहते हुए दूरबा ने अपने हाथ की ओर देखा जो अभी भी अद्वैत के हाथ में था। अद्वैत ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। दूरबा उठने लगी तो उसके कंधे पर ज्यादा जोर लग गया था, जिसकी वजह से फिर से दर्द भी हो रहा था। अद्वैत ने जब ये देखा तो बिना कुछ कहे अपनी चेयर से उठा और दूसरी साइड आकर दूरबा को सहारा देकर उठाया। दूरबा कुछ नहीं बोली। अद्वैत ने धीरे से उसे बेड से नीचे उतारा और बाथरूम के पास ले आया। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। दूरबा अंदर चली गई। अद्वैत वहीं बाहर खड़ा हो गया। अभी कुछ सेकंड बीते ही थे कि अंदर से दूरबा की आवाज आई। अद्वैत, हाँ, मुझसे नहीं हो रहा। क्या आप अंदर? दूरबा ने अपनी बात आधी ही छोड़ दी थी, लेकिन अद्वैत समझ गया था। ठीक है, आ रहा हूँ अंदर, कहते हुए अद्वैत अंदर चला गया। कुछ देर बाद अद्वैत उसे सहारा देकर वापस ले आया और उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया। नर्स भी आ गई थी दूरबा को ऑब्जर्व करने। कुछ देर के लिए अद्वैत रूम से बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। नर्स जा चुकी थी। दूरबा भी बैठी हुई थी। अद्वैत ने एक कॉफी का कप उसके सामने किया तो उसने गर्दन नामे हिला दी। तो अद्वैत बोला, कॉफी नहीं पीनी? नहीं। क्यों? बस मन नहीं है। हाँ, कहते हुए अद्वैत भाभी की ओर चला गया, जो अभी भी आराम से सो रही थी। अद्वैत ने अपने हाथ में पकड़े दोनों कॉफी के कप्स को वही टेबल पर रखा और भाभी के बालों में धीरे से हाथ फेरता हुआ बोला, भाभी, उठो। भाई, थोड़ी देर और, वह नींद में ही बोली। नहीं, चलो उठो अभी। अद्वैत ने उसके ऊपर से कंबल खींच लिया तो भाभी तो नक कर उठ गई। अद्वैत धीरे से बोला, जाओ मुंह धोकर आओ। हाँ, भाभी बेमन से उठी और अपने पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। भाभी के भाव देखकर दूरबा मुस्कुरा दी। अद्वैत वही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद भाभी बाहर आई और अद्वैत के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठ गई। अद्वैत ने भी प्यार से उसके गाल को थपथपा दिया। कॉफी। भाभी ने कॉफी ली और आराम से पीने लगी। दोनों बहन भाई को देखकर दूरबा हल्का सा मुस्कुरा दी और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया कि एक धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने बेचैन होकर तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अचानक दिल की धड़कनें तेज गति से धड़कने लगीं। तुम्हें नहीं पीनी कॉफी? भाभी ने पूछा। नहीं, मन नहीं है उसका। दूरबा के जवाब देने से पहले ही अद्वैत ने ही जवाब दे दिया था, जिसे सुनकर भाभी ने गर्दन हिला दी कि तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला। तीनों का ध्यान अचानक उस तरफ गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।